Hello everyone, me myself Manoj Kumar Dubey. Once again I am back with you. और टुडे अभी हम आप लोगों को इससे पहले वाले लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि मैंने आपको बताया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन ऑप्शनल यानी वैकल्पिक विषय के रूप में हम उसे क्यों चुने. वाई शुड वी टेक एज एन ऑप्शनल. ओके, सो आज हम आपको एक छोटा सा बहुत ओवरव्यू पेपर वन का एक छोटा कंपोनेंट, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि मैं सारा कंपोनेंट बता दूं, तो पेपर वन का एक छोटा कंपोनेंट मैं आपको उसका ओवरव्यू दूंगा कि व्हाट इज ऑल अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और उसके बारे में कैसे देखना है हमें. और अगर उसकी हम शुरुआत करें तो एज यू सी दिस इज माय लेक्चर 2 एंड हियर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट Here we'll be discussing about public administrations, UPSC, and in UPSC, you see, we are going to discuss पेपर वन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस एंड टॉपिक टू बी कवर्ड. देखिए टॉपिक हम बहुत लंबा टॉपिक नहीं कवर करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने एक ब्रीफली आपको बता दिया था कि सिलेबस में क्या क्या आएंगे. तो हम लोग क्या करेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे लिखा है ओवरव्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन ऑप्शनल, यानी इस ऑप्शनल सब्जेक्ट में किसी एक टॉपिक का हम आपको एक ओवरव्यू बता रहे हैं. और सबसे बेस्ट रहता है कि देखो अगर मैं कोई भी टॉपिक, क्योंकि पेपर वन में 12 चैप्टर है, तो अगर मैं उस 12 चैप्टर में से अगर नीचे का कोई टॉपिक ले लूं तो आपको कि सर मुश्किल है, सर समझ पाना बहुत टफ है. तो हम एक ऐसा टॉपिक ले रहे हैं जो कि बेस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का. दैट इज द बेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. इफ यू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक, सो होपफुली पेपर वन विल बी वेरी वेरी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. अगर आप उसको समझ गए तो पेपर वन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा. और इसी बेसिस पर हम एक काम करते हैं, लेटस जो अभी टॉपिक हम आपको कवर करेंगे दैट टॉपिक विल बी यू सी इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. अब देखिए जब हम इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो इवोल्यूशन का मतलब होता है चेंज, समय के साथ परिवर्तन करना. तो इसके जो इवोल्यूशन है देयर आर ऑल टुगेदर 6 इवोल्यूशंस. ओरिजिनली 5 थे, अब गुड गवर्नेंस आने के बाद वी ट्राई टू इंटरप्रेट दैट इज द 6th कंपोनेंट, यानी 6 पार्ट ऑफ इवोल्यूशनरी स्टेज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. और हम इसे क्यों कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज स्टिल इन अ नेसेंट स्टेज, यानी अभी भी शिशु बच्चा है. क्यों? 130 साल होने के बाद भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम कहते हैं बच्चा. क्यों? क्योंकि इसमें हमेशा चेंज होते रह रहा है. यू सी ऑलवेज इट कीप्स ऑन चेंजिंग. Always you see there are certain changes occurs in administration. If any change occurs, that becomes a part of public administration. It becomes a part of public. So in this regard what we will try to see कि हाँ public administration कैसा क्या है. तो इस basis पे what we will try to do, we will go to this evolution of public administration, and with this evolution you see side में मैंने एक छोटा सा पिक्चर बनाया है, क्योंकि इनको भूलना नहीं है हमें. अगर आप जूम करके देखेंगे तो ये पिक्चर आपको दिख जाएगा. एंड ही इज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. लोक प्रशासन की इनको जनक कहा जाता है, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. इन्होंने रियली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक ऑप्शनल डिसिप्लिन बनाने में बहुत बहुत मेहनत की है. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक ओवरव्यू ऑफ इट. सो इन दिस रिगार्ड यू सी
then we will see part of good governance, better to say LPG 1990 से, okay, till date. You see, these are the 5 stages of public administration. Normally हम 5 stage of public administration कहते हैं, और इसमें बहुत सारे स्कॉलर ने अपना व्यू दिया है. जैसे रॉबर्ट गोलम्बिस्की ने इस 5 स्टेज को उसने कहा है लोकस एंड फोकस, यानी लोकस एंड फोकस के बेस पर दिस 5 स्टेज हैज बीन डिस्क्राइब बाय रॉबर्ट गोलम्बिस्की, अ स्कॉलर नेम. इसके बाद निकोलस हेनरी ने, ही इज ऑल्सो स्कॉलर, निकोलस हेनरी ने भी इस स्टेज को अपने तरीके से 5 स्टेज बताया है. नॉर्मली ये जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तब उसके बारे में देखेंगे. सो मीनवाइल लेट अस कम टू नो विद दिस टॉपिक. और हम पहले स्टेज की बात करते हैं, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी. डाइकोटॉमी का मतलब होता है सेपरेशन, अलगाव, यानी पॉलिटिक्स अलग है और एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, बोथ आर अलग. अब पॉलिटिशियंस का काम क्या है? देखिए, वुड्रो विल्सन अपने दौर की बात कर रहे हैं. ही इज टॉकिंग अबाउट डोंट कंपेयर इट विद टुडेज एरर, विल कंपेयर इट व्हेन विल कम टू नो अबाउट द थ्योरी. राइट नाउ वी नो वी डोंट हैव टू कंपेयर, हमें अभी इसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है. वी हैव टू कंपेयर ओनली एंड ओनली आफ्टर नोइंग द टॉपिक. तो आप इसको देखिए कि जब हम बात करते हैं पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी की, तो डाइकोटॉमी का मतलब होता है सेपरेशन. यानी वुड्रो विल्सन का मानना था कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों अलग है. पॉलिटिशियन जो है ये दे आर इलेक्टेड डेमोक्रेटिकली, और इनका काम है विल ऑफ द पीपल को सेटिस्फाइड करना, यानी पॉलिसी बनाना. जैसे अब देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी की बात करें, या हमारे किसी भी स्टेट की बात करें, अभी गुजरात में चुनाव हुआ तो उनके मुख्यमंत्री की बात करें, या हिमाचल प्रदेश में हुआ है उसके मुख्यमंत्री की बात करें, तो इन लोगों का काम है पॉलिसी बनाना, इंप्लीमेंट करना इनका काम नहीं है. दे विल नॉट इंप्लीमेंट इट. बट तो वुड्रो विल्सन का मानना यह था कि पॉलिटिक्स का काम केवल पॉलिसी बनाना, एडमिनिस्ट्रेटर मतलब ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाह, इनका काम है उसको इंप्लीमेंट करना. और इसलिए ये दोनों अलग है. ये दोनों, आपको भी पता है कि पॉलिटिशियन जो पॉलिसी बनाते हैं वो तो अपने से बनाएंगे नहीं, उनको हेल्प इनडायरेक्टली कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं. अच्छा, तो यही वजह है कि बिफोर इन अमेरिका you see public administration was a part of, when we talk about public administration, so public administration was a part of political science. राजनीतिक विज्ञान का एक छोटा सा टॉपिक के रूप में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को देखा जाता था. अब राजनीतिक विज्ञान का तो आपको मतलब पता होना चाहिए कि राजनीति है उसमें भी विज्ञान है. यानी हम चुनाव जीतने के लिए बहुत सारे चीजें करते हैं, बहुत सारे मैनिफेस्टो लेकर आते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे. तो ये तो काम एडमिनिस्ट्रेटर का नहीं है ना. दे आर नॉट एडमिनिस्ट्रेटर्स, दे आर पॉलिटिशियंस. एंड पॉलिटिशियंस आर नॉट दैट मच लिटरेट व्हेन वी कंपेयर टू एडमिनिस्ट्रेटर्स. सो दे आर प्योरली लिटरेट. And when this administrators are literate, you see this administrators are literate, their role is to implement the policy made by the politicians. यानी जो politicians policy बनाई है उसको implement करने का काम administrator का है. That's it. इनका मानना ये था. क्यों मानना था भाई? सर उनका मानना ऐसा क्यों था? क्यों? क्योंकि अमेरिका में क्या था कि हम इस स्टेज को 1887 से क्यों लॉन्च किए हैं? Why we say that कि this stage starts from 1887? We say that because in 1887 Woodrow Wilson published a essay paper, और वो भी पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली जर्नल. यानी उस वक्त पॉलिटिकल साइंस का एक जर्नल आता था, एक मैगजीन आता था क्वार्टरली, 3 महीने का. और उस जर्नल में उन्होंने एक एसे लिखा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, 1887. और उस एसे में उन्होंने बताया था कि एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर का काम पॉलिटिशियन से अलग है. उनका काम है केवल पॉलिसी बना इंप्लीमेंट करना. पॉलिसी बनाने का काम पॉलिटिशियंस का है. दे विल लुक आउट. और दूसरी बात यह भी है कि उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि अमेरिका में एडमिनिस्ट्रेटर को चुनने के लिए देयर वाज नो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं था. और यही वजह है कि यू सी दैट इन द ईयर 1887 इन्होंने जो पब्लिश किया, उससे पहले 1883 में अमेरिकन गवर्नमेंट ने वुड्रो विल्सन के इस रेवोल्यूशंस को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट की.
और 1883 में पेडल्टन एक्ट लाया गया जहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन शुरुआत की गई। आप देखिए 1883 में अमेरिका में चालू हुआ, इन अमेरिका इट इज बीइंग इनिशिएटेड 1883। भारत में बहुत पहले आ चुका था 1854 में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो आप देखिए, और उनका मानना था, वुड्रो विल्सन का मानना था, वुड्रो विल्सन द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वुड्रो विल्सन, यू सी वुड्रो विल्सन का मानना था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उनका मानना था कि अमेरिका में, इन यूएसए देयर इज अ प्रिवेलेंस ऑफ स्पॉइल सिस्टम। अब ये स्पॉइल सिस्टम क्या है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं लूट प्रणाली। तो अमेरिका में मैंने आपको पहले ही बताया कि ब्यूरोक्रेट्स का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं होता था। तो वहां के जो अमेरिकन प्रेसिडेंट, जस्ट टेक इट एग्जांपल, हम लोग एक रफ एग्जांपल लेते हैं, वैसे हम मानते हैं कि हम तो कभी अमेरिका गए भी नहीं है और हम जाएंगे तो भी हम वहां का प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, और अमेरिका के जब हम प्रेसिडेंट हैं तो वहां जितने भी ब्यूरोक्रेट्स के सीट्स हैं सब हम अपने अकॉर्डिंग अपने लोगों को भरेंगे। और जब हम अपने अकॉर्डिंग, इफ आई विल चूज द पर्सन अकॉर्डिंग टू मी, so that person, that administrator will work only and only for me only, वो मेरे लिए ही केवल काम करेगा। किंतु अमेरिका का प्रेसिडेंट तो लाइफ लॉन्ग प्रेसिडेंट नहीं रहेगा, हम लाइफ लॉन्ग तो नहीं रहेंगे। तो अगर हम 4 साल या 8 साल बाद हट गए, दूसरा जो प्रेसिडेंट आया, तो जैसे हम हटे ना, वैसे ही सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स चले जाएंगे हमारे साथ साथ। और जब वो हमारे साथ साथ चले जाएंगे तो एडमिनिस्ट्रेटर में जो नया प्रेसिडेंट आएगा वो क्या करेगा, अपने लोगों को भरेगा। दैट इज कॉल्ड स्पॉइल सिस्टम। यानी जो प्रेसिडेंट, लास्ट प्रेसिडेंट जो पॉलिसी लेकर आई है, वो पॉलिसी अभी पूरा इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, तब तक दूसरा प्रेसिडेंट आ गया, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर आ गया। इससे क्या हुआ, पूरी एडमिनिस्ट्रेटर यानी डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इज प्योरली स्पॉइल, यानी कोई डेवलप। दैट इज व्हाई वुड्रो विल्सन सेज दैट कि वी हैव अ रिपब्लिक गवर्नमेंट, हम लोगों ने डेमोक्रेटिकली रिपब्लिक गवर्नमेंट को चुना है, बट उनका मानना था कि रिपब्लिक गवर्नमेंट failed to build a road, यानी एक रिपब्लिक गवर्नमेंट एक रास्ता बना भी नहीं पा रही है। Why? Because of spoil system। वो स्पॉइल सिस्टम क्यों था? बिकॉज पॉलिटिशियंस जो थे वो अपने लोगों को एडमिनिस्ट्रेटर में भरते थे, तो एडमिनिस्ट्रेटर पॉलिटिशियंस के अकॉर्डिंग काम करता था, प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग काम करता था, तो डेवलपमेंट नहीं दिखता था। एज अ रिजल्ट आप देखिए तो इसको दूर करने के लिए वुड्रो विल्सन ने फर्स्ट स्टेज का नाम दिया पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी। अब निकोलस हेनरी ने इसी स्टेज को 1900 से 1926 से माना है। व्हाई? क्योंकि 1900 में अमेरिका के एक स्कॉलर जिनका नाम है F.J. गुडनोज, उन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम था पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और उन्होंने कुछ नहीं किया। F.J. गुडनोज ने कुछ नया नहीं किया, उन्होंने विल्सन की बातों को कहा कि हाँ, पॉलिटिशियंस का काम पॉलिसी बनाना, एडमिनिस्ट्रेटर का काम इंप्लीमेंट करना, एंड बिकॉज ऑफ इट ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो विल्सन, निकोलस हेनरी एक्सेप्ट पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन यहां से। अब देखिए, अब चूंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो कोई सब्जेक्ट था नहीं, इट वॉज अ पार्ट ऑफ, यू सी, इट वॉज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और मदर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉलिटिकल साइंस। मदर जो है वो पॉलिटिकल साइंस है। तो इन दिस रिगार्ड यू सी, जब हम बात करते हैं पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी की, तो वुड्रो विल्सन का मानना था दोनों अलग है, दोनों का काम अलग है, इसलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट डिसिप्लिन, अलग सब्जेक्ट ट्रीट किया जाए। और इसके साथ साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ साइंस ऑल्सो। साइंस आप जानते हैं क्या होता है? साइंस का मतलब होता है विच इज बेस्ड ऑन फैक्ट। साइंस इज बेस्ड ऑन फैक्ट। फैक्ट का मतलब हो गया कि अगर हम आज भारत के बस में चढ़े हैं और अमेरिका के बस में चढ़ेंगे, ब्रेक लगेगा तो हम थोड़ा आगे पुश करेंगे, ये वर्ल्ड वाइड है, दिस इज फैक्ट। तो उन्होंने कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ साइंस, इन दिस बेसिस वी कैन से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ साइंस। ठीक है, आपका विचार है, आप कह सकते हैं, विल टेस्ट इट, उसका लिटमस पेपर टेस्ट होगा कि क्या वो साइंस है कि नहीं, वो बाद में होगा। अब देखिए, और इसी दरमियान क्या हुआ, 1926 में अ स्कॉलर नेम L.D. वाइट, ही पब्लिश्ड अ बुक, यानी उसने क्रांति ला दी। L.D. वाइट ने एक बुक पब्लिश की 1926 में, और उस बुक का नाम था एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन।
यानी उस बुक ने एक क्रांति ला दी, और ऐसी क्रांति लेकर आई कि उस वक्त पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो सब्जेक्ट था नहीं, पॉलिटिकल साइंस के बहुत सारे स्कॉलर्स ने इस बुक के पब्लिश होने से अपने अपने विचार देने लग गए. एंड सिंस दे स्टार्टेड गिविंग देयर थ्योरी, दैट इज व्हाई द सेकंड स्टेज इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. यानी ये सारे स्कॉलर्स जो हैं, इन लोगों ने क्या किया कि प्रिंसिपल देने लगे. यानी इस बेस पर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस कह देंगे. कैसा प्रिंसिपल? हायरार्की होना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए, स्केलर चेन होनी चाहिए. यू सी दीज ऑल, सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, स्पैन ऑफ कंट्रोल होना चाहिए, यू सी डिसिप्लिन होनी चाहिए, ऑर्डर होनी चाहिए. ये सारे दिस टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल दे स्टार्टेड फॉर्मुलेटिंग. अब डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल देने लगे. और ये बात भी सही है कि ये सारे प्रिंसिपल चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट, आप कहीं भी इंप्लीमेंट करेंगे ये प्रिंसिपल पाया जाएगा. आप अगर पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस में भी जाते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप देखिए उनकी हायरार्की बनी हुई है, सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ये सब इस तरह से उनका चलते रहता है. इजंट? सेक्रेटरी के बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी आएगा. अगर ज्वाइंट सेक्रेटरी को अगर मान लो इधर उधर कुछ करना है, ठीक है, उसके ऊपर स्पेशल सेक्रेटरी डाल देंगे. तो ये देखिए इस तरह से हायरार्की चलती रहेगी. ये तो, और आप अगर प्राइवेट में भी जाएंगे तो उनका लेयर डिवाइडेड है, सीनियर सीनियर सीनियरिटी बेस ऊपर तक चलते जाएंगे. लास्ट में आप मैनेजिंग डायरेक्टर पाएंगे या सीईओ पाएंगे. तो ये तो बात तो सही है कि ये प्रिंसिपल, आपने जो प्रिंसिपल दिया, तो इनका मानना था कि ये जो हम प्रिंसिपल दे रहे हैं, ये चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट, कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, और इस बेसिस पर हम इसको कहेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ साइंस. तो यहां पे हम केवल वुड्रो विल्सन के बारे में देखेंगे, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी. और जब हम प्रिंसिपल की बात करते हैं तो यहां पे जैसे हम लोग बात करेंगे हेनरी फ्योल की, यहां पे हम लोग बात करेंगे लूथर गुलिक की, यहां पे हम लोग बात करेंगे अर्विक की, यहां पे हम लोग बात करेंगे मूने एंड रेले. ये सब स्कॉलर है, इन्होंने जो प्रिंसिपल दिया, अगर हम अच्छे से केवल और केवल हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल अगर पढ़ लेंगे तो सारा ये लोग वही प्रिंसिपल घुमा फिरा के यही बोले हैं, तो हमको ज्यादा इसमें पेन की जरूरत नहीं है. इसी बीच में, इसी सेकेंड स्टेज में एक और स्कॉलर थे जिनका नाम था इल्टन मेयो. उन्होंने ह्यूमैनिटी बेसिस पे अपना प्रिंसिपल दिया था, तो उसको निग्लेक्ट कर दिया, मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया. अब देखिए, यानी इस सेकेंड स्टेज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन एरर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. यानी गोल्डन एरर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस स्टेज में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जितना डेवलपमेंट मिलना था मिल चुका था. यानी इस स्टेज में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था. Huge development occurred during this period, but now the problem arises कि इस स्टेज में डेवलपमेंट होने के बाद अब कुछ सारे स्कॉलर्स जो मैनेजमेंट फील्ड के थे, ह्यूमैनिटी फील्ड के थे, उन लोगों ने इन दोनों को चैलेंज कर दिया. और उन्होंने चैलेंज सबसे पहले, इसीलिए थर्ड स्टेज का नाम पड़ा एरा ऑफ चैलेंज. यानी इन लोगों ने चैलेंज किसको किया? जो फर्स्ट स्कॉलर थे, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज के स्कॉलर को. फर्स्ट स्टेज इन्होंने चैलेंज किया पहले से कि पब्लिक पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी सेपरेटेड. यानी ये सेपरेट नहीं हो सकता, दोनों एक है, क्योंकि दोनों एक होंगे तभी काम हो पाएगा, अलग अलग करेंगे तो कोई काम नहीं हो पाएगा. और दूसरा इन्होंने चैलेंज किया कि आप कह रहे हैं कि इन दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के बेस पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम साइंस मानते हैं, तो उसको आप प्रूव कीजिए कि कैसे. तो बोला कैसे प्रूव किया जाए, बताओ. बोला जैसे मान लीजिए कि हम एक पॉलिसी, जैसे हमारे देश में मनरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल गारंटीड एम्प्लॉयमेंट रोजगार योजना. अब ये जो एम्प्लॉयमेंट योजना है मनरेगा, इसको अगर हम भारत में यूज कर रहे हैं और हम अगर दूसरे कंट्री में यूज करें तो क्या रिजल्ट सेम देगा? नहीं देगा. अरे आप दूसरे कंट्री की बात छोड़ दो, अगर हम अपने देश में ही अगर इस पॉलिसी को हम यूपी में यूज करते हैं और एक पॉलिसी को हम साउथ के तमिलनाडु या कर्नाटका या केरला में यूज करते हैं, दोनों का रिजल्ट एक नहीं होगा. तो हाउ कैन वी से इट्स अ साइंस? सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट अ साइंस.
यहां पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अब तक हम मानते थे कि साइंस है, यहां पे हमने इसे रिजेक्ट कर दिया. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट अ साइंस, बट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ सोशल साइंस. व्हाट डू यू मीन बाय सोशल साइंस? सोशल साइंस का मतलब होता है ऐसा साइंस जो हमेशा चेंज होता रहे, समाज के अकॉर्डिंगली वो अपना हमेशा चेंज करता रहे. दैट इज वाई वी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ सोशल साइंस नॉर्मली. अब देखिए क्या हुआ कि जब इनको चैलेंज किया गया, इनको और इनको, तो ये जो स्कॉलर सेकेंड स्टेज के थे जो पॉलिटिकल साइंस से आए थे, अपनी थ्योरी दी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उनको ऐसा लगा कि बात तो सही कह रहा है यार, साइंस तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है नहीं, और हम लोग साइंस के ऊपर थ्योरी देते चले गए. ये जस्टिफाई करना मुश्किल हो गया. तो कुछ स्कॉलर क्या किए, यहां से रिटर्न चले गए पॉलिटिकल साइंस में कि मेरा वही सब्जेक्ट ठीक था, हम उसी में खुश है. उनको भी अच्छे से वेलकम नहीं किया गया, क्योंकि आप भगोड़े थे, आप यहां से छोड़कर अब वहां गए हैं, तो अच्छा वेलकम नहीं किया गया. और उसके बाद कुछ स्कॉलर यहां से क्या किए, इस मैनेजमेंट के साथ मिल गए, बिहेवियरलिस्ट, इसको कहते हैं बिहेवियरलिस्ट. हर्बर्ट साइमन प्रोमिनेंट स्कॉलर है इसके, तो इनके साथ आके वो मिल गए. और जब जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस का मान्यता दिया था, आप खुद समझिए कि हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बोला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइंस है. अब आपने मुझे चैलेंज कर दिया कि सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइंस का जैसा प्रूव कीजिए. तो आप जो ये सारा चीज दे रहे हैं, ये प्रिंसिपल, ये क्या है, ये साइंस का पार्ट थोड़े है, उसके रिजल्ट एक होने चाहिए. तो मुझे लगा कि यार बात तो सही करा, हम बोले यार आपको नहीं बताएंगे. और हमने क्या किया, चले गए अपने सब्जेक्ट में, पॉलिटिकल साइंस में, मतलब हम वहां से भाग चले. तो जब हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस का रेलेवेंस दिया, हमारे बेस पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक डिसिप्लिन के रूप में पढ़ा जाने लगा, तो फाइनली फोर्थ स्टेज यही होगा ना कि क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी. यानी क्राइसिस का मतलब हो गया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अब क्राइसिस में आ गया. यानी जिन स्कॉलर्स ने कहा था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट है, वो एक साइंस है, वो खुद ही भाग गए. कुछ लोग चले गए पॉलिटिकल साइंस में, कुछ लोग जाके मैनेजमेंट के साथ मर्ज कर गए, बिहेवियरल साइंस के साथ, सोशल साइंस के साथ. दे वेंट एंड दे मर्ज विथ इट, एंड सिंस व्हेन दे मर्ज विथ इट, सो द नेक्स्ट स्टेज कम्स टू नो, द फोर्थ स्टेज, इट सेज द क्राइसिस. नाउ द क्राइसिस occurs in public administration. Why crisis occurs? Because the scholars, those who have given that the public administration is a science, has now been nowhere. They fail to justify that why and how it is a science, and they return back to their subject. So those person who gave the thought of public administrations, and they also says that it should be treated as a science, as and it is public administration should be as a subject discipline. Now they are no longer exist. अब हम ही उसको justify, if I fail to justify, then the crisis will occur. तो आइडेंटिटी का मतलब क्या, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट है कि नहीं, ये प्रॉब्लम ऑकर हो गया. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी. अब देखिए जब क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी आया, तो ये जो स्कॉलर जिनको वेलकम नहीं किया गया था, इनको लगा बहुत खराब, यार हम इसी सब्जेक्ट से यहीं पढ़ाकर जा रहे हैं और यहां के बाद हमें वेलकम नहीं किया गया, ये तो मेरे लिए बहुत खराब बात है. इन लोगों ने, यही कुछ स्कॉलर मिलकर इन्होंने कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्राइसिस आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज देयर. बट कैसा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नाउ, हियर विल सी न्यू थॉट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. जब हम बात करते हैं फोर्थ स्टेज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और फोर्थ स्टेज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1948 से लेकर 1970 तक है. तो इस फोर्थ स्टेज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्राइसिस की बात आ गई, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी की बात आ गई. और इसी में नए स्कॉलर, मैंने बोला ना कि जिनको बहुत प्रॉम्प्ट आउट किया गया कि क्या है क्या नहीं, तो उन स्कॉलर्स ने बोला कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक नया तरीके से है. इन्होंने एक नया थॉट दिया, दैट इज न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. और इसके बेसिक प्रपोनेंट जो थे वो डिवाइड वॉल्डो थे. डिवाइड वॉल्डो.
डिवाइड वॉल्डो। ओके, इसके बाद फिर एक नया स्कॉलर्स इसके अंदर अपना प्रोपाउंडेड थ्योरी दिया जिसका नाम दिया गया पब्लिक चॉइस थ्योरी। और इस थ्योरी को इन्होंने प्रोपाउंड किया जिनका नाम था विंसेंट ऑस्ट्रम। विंसेंट ऑस्ट्रम। इसके बाद इसी के अंदर एक नया थ्योरी आया विच वी से न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को जो वर्ड जो कॉइन किया गया, इट वाज गिवन बाय क्रिस्टोफर हुड। यानी आप देखिए कि ये सारे कॉन्सेप्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को आइडेंटिटी देने के लिए कि हां पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है किंतु उसका डायमेंशन चेंज हो चुका है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइंस है बट वो अब किस पार्ट का साइंस हो गया? इट बिकम सोशल साइंस। और देखिए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिवाइड वॉल्डो ने जो अपना थॉट दिया था, उन्होंने मिनोबुरु कॉन्फ्रेंस करवाया था और मिनोबुरु कॉन्फ्रेंस 1968 में हुआ था। फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस, हानी रिपोर्ट, ये सब होने के बाद ही आपका मिनोबुरु कॉन्फ्रेंस हुआ था। और ये कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि हर 20 साल पे हम क्या करेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कितना डेवलप किया है उसको नए तरीके से देखेंगे। दैट इज व्हाई इट वाज न्यू इन पब्लिक। न्यू क्या थे? तो स्टार्टिंग में 4 ही चीज न्यू थे: रेलेवेंस, वैल्यू, चेंज, क्लाइंट ओरिएंटेड। ओके, ये 4 चीज उस वक्त थे। अब ये धीरे धीरे, तो फिर उसके बाद 20 साल बाद आप 1988 में उन्होंने मिनोबुरु कॉन्फ्रेंस किया। उसके बाद फिर आप देखिए फिर 20 साल बाद 2008 में किया। अब नेक्स्ट जो होने वाला है वो होगा 2028 में। और ये होगा हर 20 साल पे जो जो चेंजेस आए हुए हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, दैट दे हैव टू रेक्टिफाई इट, दैट दे हैव टू नोटिस इट, और चेंज लाना पड़ेगा इनको हर बार। इसी बीच में आप देखिए गवर्नमेंट की मोनोपोली चलती थी। पब्लिक चॉइस थ्योरी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, यानी उस वक्त गवर्नमेंट ही सब कुछ देता था, चाहे छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा। आप देखिए तो ये डेवलपमेंट होने लग गया। नाउ पब्लिक डिमांडेड दैट वी नीड डेवलपमेंट अदर देन गवर्नमेंट टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज, यानी गवर्नमेंट के अलावा हमें कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करे। केवल गवर्नमेंट दे रही है तो चीजें अच्छी क्वालिटी में नहीं मिल रही है, हमें पैसा दे रहे हैं, हमें उस क्वालिटी में नहीं मिल रहा है, और डिले बहुत हो रहा है, सेटिस्फैक्शन हमको है नहीं। तो एज अ रिजल्ट नया कॉन्सेप्ट आया कि पब्लिक की चॉइस होनी चाहिए, तो पब्लिक का चॉइस आया, पब्लिक चॉइस थ्योरी। तो यहां पे प्राइवेट वालों को प्रमोट किया गया कि नहीं, प्राइवेट एनजीओज ये सब भी अब सर्विस डिलीवर करेंगे। कैसे करेंगे ये इसने नहीं बताया। तो इसको कैसे करने के लिए फिर नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट आया कि उसमें मैनेजमेंट होना चाहिए, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब होता है, हमेशा आप नोटिस कीजिए कि मैनेजमेंट क्या करती है कि कोई काम जब करेगी ना प्राइवेट वाले, वो समय पे खत्म करेंगे या समय से पहले खत्म कर देंगे। दिस टेंडेंसी दे मस्ट अडॉप्ट। और उसके बाद इसके अंदर चेंजेस आते गए, गुड गवर्नेंस वगैरह, ये सारी चीजें, डिजिटल गवर्नेंस, ये सारा बिकम्स द पार्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो इसके जो ग्राफ 1948 से इस तरह से ये डिप कर गया था। अब यहां से ये ऐसे निकला, फिर यहां पे आया आपका एनपीए, फिर उसके बाद ऊपर बढ़ा पब्लिक चॉइस थ्योरी, फिर इसके ऊपर बढ़ा न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। ये ऐसे चलता गया, ये ऐसे चलता गया। ओके, सो दिस इज व्हाट वी से इज दी फोर्थ स्टेज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहां पे हम लोगों ने इसके आइडेंटिटी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट को प्रूव करने के लिए वी स्टार्टेड फाइटिंग फॉर इट, हम लोग उसके लिए लड़ने लग गए। और उसके बाद लास्टली वी ऑल बिलीव दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नथिंग बट इट्स अ पब्लिक पॉलिसी, यानी अमलगमेशन ऑफ पॉलिटिशियन एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। यानी पॉलिटिशियन का काम केवल पॉलिसी बनाने तक नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर उनको हेल्प करते हैं, और इंप्लीमेंटेशन में पॉलिटिशियंस उनके साथ इंप्लीमेंटेशन में भी हेल्प करते हैं। यानी दोनों का वाइस वर्सा वर्क रहता है, दोनों का वाइस वर्सा काम है। एंड बिकॉज ऑफ दिस, तो अब जब यहां पे पब्लिक पॉलिसी की बात हो गई तो इसका कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। अब नया डेवलपमेंट आया कि पब्लिक पॉलिसी में किस तरह के चेंजेस होंगे, तो गुड गवर्नेंस लाया गया। इंडिया में अगर हम बात करें तो 1990 से एलपीजी का शेड्यूल चालू किया।
Okay, so this is what I personally mean to say that this is an overview of public administration. ये मैंने बहुत ही शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में ब्रीफली आई हैव सेड दैट दिस इज हाउ द इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इमर्ज्ड स्टार्टेड. So now what I mean to say is this, कि when we'll start our topic one by one like politics, administration and dichotomy, this chapter will go for a period. मतलब ये कम से कम 2-3 दिन के चलेंगे, एक वीक भी लग सकता है, क्योंकि इसमें लैबोरेटली एक्सप्लेन करना है, इसके लास्ट ईयर के क्वेश्चन आए हैं उसको इवैल्यूएट करना है कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं. So in this regard, I would say that कि now I am ending my class, and since I am ending my class with this, I would say that this is the overview of public administrations. Next, I'll be sending my next lecture on some questions. कि questions जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आते हैं तो कैसे उसको इवैल्यूएट करेंगे और कैसे लिखा जाएगा. ओके, सो ओके देन, टिल देन, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट.